क्या बोलूँगी। रूपरेखा में होता है हमारी होता है प्रस्तावना, दूसरा होता है राष्ट्रभाषा से तात्पर्य, तीसरा राष्ट्रभाषा की आवश्यकता, भारत में राष्ट्रभाषा की समस्या, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता और हिंदी के पक्ष और विपक्ष में क्या विचार होता है, हिंदी के प्रति हमारे क्या करता है। और राष्ट्र में आता है उपशंका में होता है तार्किक और प्रस्तावना में होता है क्या होता है इंट्रोडक्शन होता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब देखिएगा राष्ट्रभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी, कि हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी। तो कहते हैं कि मैथिली षड्गोस्ते जी ने कहा था, है धन्य भारत ही हमारी, है धन्य भारत ही हमारी, मातृभूमि हरी भरी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नागरी। तो हिंदी की लिपि कौन सी है? हिंदी की लिपि कौन सी है? हमारी देवनागरी लिपि है ना, देवनागरी लिपि है। तो वही लिखा हुआ है मैथिली षड्गोस्ते, पहले स्टार्टिंग में लिखे गया है भव्य भारत, भारत ही है भव्य भारत ही हमारी, है भव्य भारत ही हमारी, मातृभूमि हरी भरी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नागरी। नागरी मतलब देवनागरी। ठीक है, और नीचे लिख देते हैं मैथिली षड्गोस्ते। अब उसके बाद में हम लोग लिखेंगे प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में होता है कि कहते हैं जब भी पक्षियों को पूजते हुए मतलब बोलते हुए, जब भी हम पक्षियों को बोलते हुए, शेर को दहाड़ते हुए, हाथियों को चिंगाड़ते हुए, चिंगाड़ता है ना, तो हाथियों को चिंगाड़ते हुए, कुत्तों को भौंकते हुए और घोड़ों को हिनहिनाते हुए मैं सुनता हूँ, तो अचानक मुझे ये ख्याल आता है कि ये सब लोग तो होते हैं अपनी अपनी भाषा में कुछ ना कुछ ये हमसे कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। वे अपने प्रेम, क्रोध, घृणा और ईर्ष्या के जो भावों को वो अभिव्यक्त करना चाहते हैं, ईर्ष्या के भावों को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, किंतु मैं इनकी भावना को पूरी तरह से मैं इनको समझ नहीं पाता हूँ। ठीक है, मैं उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाता हूँ। क्यों? देखिएगा, जब शेर चिंगाड़ते हैं, घोड़े हिनहाते हैं, पक्षी कलरव करते हैं, तो क्या हम इनकी भाषा समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते ना। तो लेकिन ये भी अपने क्रोध को, घृणा को, देखिए कुत्ता होता है, तो वो प्रेम से देखो तो क्या करेगा, पूछ हिलाने लग जाता है प्रेम से, और यदि गुस्से से देखता है तो उसकी आंखों में कैसा क्रोध आ जाता है। कभी आपने इस चीज़ को नोट किया है? तो कहते हैं हमके घृणा मतलब क्रोध, घृणा, प्रेम और ईर्ष्या के भाव में मैं कभी समझ नहीं पाता, मतलब वो कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं और मैं समझ नहीं पाता। और मैं क्या होता है, मैं सोचने लगती हूँ कि मानव जो है कितना महान है, मानव मनुष्य जन्म जो है कितना श्रेष्ठ है कि उसे अपनी बात कहने के लिए, उसे अपनी बात को कहने के लिए मनुष्य ने क्या किया है, मनुष्य को भाषा का एक वरदान मिला है। प्रत्येक मनुष्य अपनी भावनाओं की जो अभिव्यक्ति होती है किसी न किसी रूप में करता है, किसी न किसी रूप में करता है। कोई अपनी भाषा के माध्यम से करता है, कोई संकेतों के द्वारा करता है, मतलब कोई ना कोई उनकी भाषा जरूर होती है। इस संसार में अनेकों तरीके के लोग रहते हैं, हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। तो जो जहाँ पर रहता है, जिस प्रांत में रहता
प्रांत की बोली बोलता है। तो मतलब अपनी बातों को कहने के लिए वो अपने भाषा का प्रयोग करता है, भाषा के माध्यम से ही करता है। तो कहता है भाषा के अभाव में ना तो किसी सामाजिक परिवेश की कल्पना की जा सकती है और ना ही सामाजिक और राष्ट्रीय गति। कहते हैं साहित्य, विज्ञान, कला, दर्शन आदि सभी का आधार क्या है? भाषा। सभी का आधार है भाषा है। तो सभी का आधार भाषा होता है। किसी भी देश के निवासियों में राष्ट्रीय एकता की भावना के विकास और पारस्परिक संपर्क के लिए भाषा जो होती है अवश्य होनी चाहिए। ऐसी एक भाषा ऐसी अवश्य होनी चाहिए जिसका व्यवहार राष्ट्रीय स्तर पर किया जा सके। मतलब आपस में पारस्परिक संपर्क करने के लिए एक ऐसी भाषा जरूर होनी चाहिए जिसका भी हम लोग आपस में संपर्क कर सकें। देखिए अब पहले होता है प्रस्तावना, समझा दिया मैंने आपको ये इसी, और उसके बाद में आता है कि राष्ट्रभाषा से तात्पर्य क्या होता है। राष्ट्रभाषा हम इसे कहते हैं किसी भी देश की भाषा, किसी भी देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली और समझी जाने वाली, किसी भी देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली और ज़्यादा समझी जाने वाली भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। प्रत्येक भाषा जो होती है, प्रत्येक भाषा का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। उसमें अनेक जातियों, धर्मों और संप्रदायों के लोग रहते हैं। इसलिए राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने के लिए हमें एक ऐसी भाषा की आवश्यकता होती है जो इसका प्रयोग राष्ट्र के सभी नागरिक कर सकें, जिसका उपयोग राष्ट्र के सभी नागरिक कर सकें और राष्ट्र के जो सभी नागरिक हैं जो सरकारी कार्य करते हैं उनमें सरकारी कार्य जो होता है उसी माध्यम से किए जा सके, जो राष्ट्रभाषा होती है उसी के माध्यम से किया जा सके। तो ऐसी व्यापक भाषा ही राष्ट्रभाषा कहलाई जाती है। और वैसे तो देखिएगा दूसरे भाषा में यदि कहा जाए तो राष्ट्रभाषा से तात्पर्य होता है किसी राष्ट्र की जनता की भाषा। जनता की भाषा मतलब व्यवहारिक बोलचाल की भाषा, जो हम आपस में भाषा बोलते हैं। तो देखिए फिर भी राष्ट्रभाषा से क्या तात्पर्य होता है? किसी भी देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली और समझी जाने वाली भाषा को वहाँ की राष्ट्रभाषा कहते हैं। प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है, उसकी उसमें अनेक जातियों, धर्मों और संप्रदायों के लोग रहते हैं। राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने के लिए हमें एक ऐसी भाषा की आवश्यकता होती है जिसका प्रयोग राष्ट्र के सभी नागरिक कर सकें, और राष्ट्र के जो भी सरकारी कार्य हैं उसी भाषा में हो सके, मतलब उसी माध्यम से, मतलब उसी भाषा में हो सके। तो कहते हैं कि राष्ट्रभाषा से जो तात्पर्य क्या होता है? किसी भी राष्ट्र की जनता की भाषा। तो उसे हम कहते हैं, किसी राष्ट्र की जनता की भाषा, उसे हम कहते हैं अपनी राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा की हमें आवश्यकता क्यों महसूस? राष्ट्रभाषा की आवश्यकता तो कहते हैं मनुष्य के मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए, राष्ट्रभाषा की बहुत आवश्यकता होती है। मनुष्य चाहे कितनी भी भाषाओं का ज्ञान क्यों न प्राप्त करे, मनुष्य जो है कितनी ही भाषाओं का ज्ञान क्यों न प्राप्त करे, परंतु अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उसे अपनी भाषा की शरण लेनी ही पड़ती है, तो इससे क्या होता है? हमें मानसिक संतोष का अनुभव होता है। और इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एकता को बनाने के लिए हमें राष्ट्रभाषा की आवश्यकता भी महसूस होती है। मतलब राष्ट्रभाषा की आवश्यकता क्या है कि कहते हैं किसी भी देश के मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए राष्ट्रभाषा आवश्यक होती है। मनुष्य जो है कितनी ही भाषाओं का ज्ञान क्यों न प्राप्त कर
भाषा जैसे हमारी राष्ट्रभाषा है, तो क्या मतलब पंजाबी पढ़ लें, उर्दू पढ़ लें, फारसी पढ़ लें, है ना, संस्कृत भाषा पढ़ लें, सबका भाषाओं का, बंगाली पढ़ लें, सब भाषाओं का मतलब ज्ञान लेना प्राप्त कर ले, लेकिन उसे अपने भावों को समझाने के लिए, अपने भावों को समझाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसे अपनी भाषा में मतलब उसे कहते हैं, उसे अपनी भाषा में उसे अपनी भाषा में मतलब समझाना ही पड़ता है। अपनी भाषा में मतलब होता है कि उसे अपनी भाषा की शरण लेनी ही पड़ती है, उसे अपनी भाषा की शरण लेनी पड़ती है, क्योंकि वो अपनी भावना को व्यक्त दूसरी भाषा में कर ही नहीं पाता है, कर नहीं पाता है। और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने के लिए भी हमें राष्ट्रभाषा की आवश्यकता होती है, हमें राष्ट्रभाषा की आवश्यकता होती है। तो कहते हैं कि इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए हमें राष्ट्रभाषा की बहुत आवश्यकता होती है, मतलब राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने के लिए। तो कहते हैं भारत में राष्ट्रभाषा की जो समस्याएं आती हैं, कोई कहता है ये भाषा होनी चाहिए, कोई कहता है ये भाषा होनी चाहिए। कहते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, स्वतंत्रता जब हमें 1947 में 1947 में जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, तो देश में सबसे अधिक समस्याएं क्या आई, सबसे अधिक समस्या विकराल रूप धारण करने की क्या थी, हमारी राष्ट्रभाषा की समस्या, राष्ट्रभाषा की जो समस्या थी। तो कानून के द्वारा उन समस्याओं में मतलब एक समस्या थी, कानून के द्वारा इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता था। इसका मुख्य कारण क्या था कि भारत एक विशाल देश है, इसमें अनेक भाषाओं के बोलने वाले व्यक्ति रहते हैं, और किसी न किसी स्थान से कोई ना कोई विरोध राष्ट्रभाषा के रूप में बाधा उत्पन्न करता है। अपने ही देशवासियों के विरोध के कारण भारत में राष्ट्रभाषा की समस्या हिंदी सबसे अधिक जटिल समस्या बनी है। कहते हैं भारत में राष्ट्रभाषा की समस्या क्यों आई, कहते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सबसे बड़ी समस्या विकराल रूप धारण करती किसने, राष्ट्रभाषा की समस्या ने। हमारा जो भारत देश है, बहुत बड़ा, बहुत विशाल देश है। हमारा भारत देश बहुत विशाल देश है, इसमें अनेक भाषाओं के बोलने वाले व्यक्ति रहते हैं, अतः किसी न किसी स्थान से कोई ना कोई भाषा की समस्या के लिए आ ही जाता है। इसलिए देशवासियों के विरोध के कारण भारत में राष्ट्रभाषा की जो समस्या जो है क्या बन गई, एक बहुत बड़ी जटिल समस्या बन गई कि मतलब भाषा कौन सी रखी जाए। तो कहते हैं राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता प्रदान, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई कि जब कहते हैं संविधान का निर्माण किया गया। संविधान का निर्माण करते समय सबसे पहले ये प्रश्न था कि किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। तो प्राचीन काल में राष्ट्र की भाषा थी संस्कृत भाषा, धीरे धीरे अन्य प्रांतीय भाषाओं की उन्नति हो गई और वे संस्कृत में अपनी और अन्य प्रांतीय भाषाओं की उन्नति हो गई और संस्कृत भाषा ने अपनी जो की पूर्व स्थिति थी उसको उसने खो दिया। कहते हैं मुगल काल में उर्दू का विकास हो गया, अंग्रेजों के शासनकाल में मुगल काल में उर्दू का विकास हुआ, अंग्रेजों के शासनकाल में तो क्या है उनकी अपने देश की भाषा बनी और अंग्रेजी जो थी हमारे जीवन में इतनी बस गई कि अंग्रेजी शासन के समाप्त हो जाने पर भी देश में अंग्रेजों का जो प्रभुत्व जो था वो समाप्त नहीं हुआ। इसी के परिणामस्वरूप भारतीय संविधान के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। और हिंदी जो थी, यद्यपि हिंदी और अहिंदी भाषा में अनेक विद्वानों ने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का समर्थन किया है, फिर भी आज भी हिंदी को उसका गौरवपूर्ण स्थान जो है प्राप्त नहीं हो पाया है। कहते हैं मतलब राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को क्यों मान्यता मिली, कहते हैं संविधान का जब निर्माण हुआ तो सबसे पहले ये प्रश्न उठा था कि राष्ट्रभाषा किसे बनाया जाए। तो प्राचीन काल में राष्ट्रीय भाषा थी संस्कृत भाषा थी, तो अनेक यहाँ पर प्रांत हैं तो अनेक प्रांतों की अलग अलग भाषा हो गई। जब प्रांतीय भाषाओं का विकास हो गया तो संस्कृत
मुगल काल में उर्दू भाषा जो थी मतलब भाषा बनी, मुगल काल में उर्दू का विकास हो गया और गुप्त काल में नहीं, मुगल काल में उर्दू का विकास हो गया और अंग्रेजों के काल में, जब अंग्रेजों का काल था, अंग्रेजों के काल में अंग्रेजी जो था अंग्रेजी भाषा का विकास हो गया। तो अंग्रेजी भाषा मतलब आज हमारा देश स्वतंत्र जरूर हो गया है, पर हमारे देश के लोगों के अंदर अंग्रेजी भाषा इतनी रच बस गई है कि उनके जाने के बाद भी उसका प्रभुत्व जो है समाप्त नहीं हुआ है। तो भारतीय संविधान के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिए जाने पर भी उसका समुचित उपयोग लोग नहीं कर पाते। आज भी हिंदी को मतलब समर्थन तो प्राप्त है, लेकिन हिंदी को जो उसका गौरवपूर्ण स्थान है, हिंदी को जो उसका स्थान है, महत्वपूर्ण जो स्थान है, वो लोग आज भी नहीं दे पाए। तो कहते हैं कि मतलब इसके राष्ट्रभाषा का जो विकास करना है हिंदी में अनेक बाधाएं पड़ती हैं। कहते हैं कि स्वतंत्र भारत, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत के संविधान में हिंदी को ही राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर दिया गया, परंतु आज भी देश के अनेक प्रांतों में इसे राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि हिंदी जो है संसार की सबसे अधिक सरल और मधुर भाषा है। मतलब सबसे अधिक सरल है, मधुर है और उनकी एक वैज्ञानिक भाषा है। फिर भी हिंदी का विरोध, मतलब इतनी सरल भाषा है, मधुर मीठी भाषा है, लेकिन फिर भी आज भी हिंदी का विरोध जो है, हिंदी का विरोध लगातार हो रहा है। तो कहते हैं हिंदी की प्रगति और उसके विकास का स्वतंत्र भारत में आज भी अभाव है। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की प्रगति के लिए केवल सरकारी प्रयास ही पर्याप्त नहीं होंगे, वरन इसके लिए जन सामान्य मतलब हर एक व्यक्ति का सहयोग भी बहुत आवश्यक होता है। तो हर एक व्यक्ति का सहयोग भी आवश्यक होता है। कहते हैं कि मतलब लोग बाधाएं उत्पन्न कर देते हैं कि हिंदी भाषा जो है अच्छी भाषा नहीं है। अंग्रेजी आजकल के लोग देखे इंग्लिश टू इंग्लिश बात करते हैं, और जो लोग हिंदी बोलते हैं उनको लोग आज भी भारत में मूर्ख समझा जाता है कि इनको हिंदी भाषा नहीं आती है। लेकिन कहते हैं हमारे जो प्रधानमंत्री जो हैं बाहर भी जा गए, विदेशों में भी गए और उन्होंने वहाँ जा कर के अपनी हिंदी भाषा नहीं भाषण दी, तो वे अपनी भाषा को मतलब संस्कृति का गौरव मानते हैं, भारतीय संस्कृति का गौरव मानते हैं। इसीलिए उन्होंने वहाँ जा कर के हिंदी भाषा में उन्होंने जा कर के वहाँ पर जा कर के भाषण दिया, लेक्चर उन्होंने दिया था वहाँ जा कर के। तो हिंदी के पक्ष में और कुछ विपक्ष कहते हैं हिंदी के विस्तृत क्षेत्र में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। जिस देश के लगभग 35 करोड़ या 40 करोड़ व्यक्ति हिंदी भाषा बोलते हैं, वह सरल है और सुबोध है, और उसकी लिपि जो है, उसकी जो लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि। तो देवनागरी जो लिपि है इतनी बोधगम्य है कि थोड़े से अभ्यास से ही समझ में आ जाती है। मतलब इतनी अच्छी भाषा है कि थोड़े से ही सब बात समझ में आ जाती है। फिर भी एक वर्ग ऐसा है जो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार नहीं करता है। उनका कहना है कि उनका मतलब इनमें अधिकांशता वे व्यक्ति होते हैं, मतलब उनका कहना होता है कि अंग्रेजी के वक्त हैं, कहते हैं वो अंग्रेजी के बिल्कुल अंधे भक्त हैं और वे अपनी प्रांतीयता के समर्थक हैं। और प्रांतीयता के समर्थक उनका कहना है हिंदी केवल उत्तर भारत तक ही सीमित है। इसके अनुसार यदि हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया जाए, यदि राष्ट्रभाषा हम बना देंगे तो जो प्रांतीय भाषाएँ हैं, जो हम लोगों की प्रांतों की भाषाएँ हैं, वो सब महत्वहीन हो जाएंगी, उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगी, है ना। इसलिए हर वर्ग की ये धारणा है कि हिंदी का ज्ञान प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्रदान नहीं कर सकता है। इस दृष्टि से उनका कथन है कि हिंदी की भाषा जो है, हिंदी का जो भाषा है विश्व की संपर्क भाषा है। हिंदी की जो है संपर्क भाषा है और हिंदी जो है राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। मतलब कुछ लोग ये मानते हैं, फिर भी मतलब कुछ लोग ये मानते हैं जो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार नहीं करते। वे अंग्रेजी के
अंधे भक्त हैं। वे कहते हैं यदि हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया गया तो जितनी प्रांतीय भाषाएं हैं सारी की सारी उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगी, मतलब उनका कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। हिंदी भाषा जो है वैसे तो सरल और सुगम भाषा है, अच्छी भाषा है, फिर भी लोग उसको नहीं मानते हैं। तो कहते हैं कि हिंदी का इस वर्ग की ये मतलब मानना है कि हिंदी का ज्ञान प्रत्येक क्षेत्र में, हिंदी का ज्ञान जो है प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्रदान नहीं कर सकता है। इस दृष्टि से इनका कथन है कि हिंदी अंग्रेजी जो है विश्व की संपर्क भाषा है, ये राष्ट्रभाषा और ये राष्ट्रभाषा, अतः यही राष्ट्रभाषा हो सकती है। मतलब कुछ लोग मानते हैं कि अंग्रेजी ही विश्व की संपर्क भाषा है, मतलब अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा बना देना चाहिए, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं। वे लोग अंग्रेजी के अंधे बनते हैं। वे लोग तो कहते हैं कि हिंदी के विकास संबंधी प्रश्न क्या होते हैं। कहते हैं हिंदी के विकास में जो बाधाएँ आए, जो रुकावटें आए, उन्हें दूर किया जाना चाहिए। कहते देवनागरी लिपि जो है एक पूर्व वैज्ञानिक लिपि है, उसमें वर्णमाला, शिरोरेखा, मात्रा आदि के कारण लेखन में गति नहीं आ सकती। हिंदी व्याकरण के नियम हिंदी भाषियों को बहुत कठिन लगते हैं। जो लोग हिंदी नहीं बोलते हैं उनको उनके नियम बहुत कठिन लगते हैं। इनको भी सरल बनाया जाना चाहिए, जिससे वे हिंदी सीखने में रुचि ले सकें। केंद्रीय सरकार ने हिंदी निदेशालय की स्थापना करके हिंदी के विकास कार्य को गति प्रदान की। इसके अतिरिक्त हिंदी जो नागरिक विचार सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन और हिंदी के अनेक संस्थानों में हिंदी के विकास और उनके प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। कि हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है, क्योंकि हिंदी जो है हमारी कैसी भाषा है, बहुत ही सरल, सुबोध और बोधगम्य भाषा है। तो कहते हैं हिंदी के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। आप देखिए हिंदी हिंदी के प्रति हमारी क्या कर्तव्य होना चाहिए। कहते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, और यदि हम राष्ट्रभाषा की उसकी उन्नति करेंगे तभी हमारी उन्नति हो पाएगी, क्योंकि राष्ट्रभाषा की उन्नति ही हमारी उन्नति है। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने भी कहा है कि निज भाषा उन्नतियाँ हैं, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूझ। मतलब मिटत नहीं को सूझ। यदि हमें कोई कठिनाई है, कोई परेशानी है, कोई कुछ है, तो हम अपने मन को अपनी ही भाषा में व्यक्त कर सकते हैं, अपनी भाषा के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो कहते हैं निज भाषा उन्नतियाँ हैं, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के कटे नहीं को सूझ। अतः हमारा कर्तव्य क्या है, हिंदी के प्रति हम लोग उदार दृष्टिकोण अपनाएं। हिंदी के अंतर्गत भाषाओं की सरल शब्दावली को अपनाया जाए। हिंदी का प्रसार नारों से नहीं होता है, उसका क्या करना चाहिए, उसके लिए निरंतर परिश्रम। मतलब नारों से नहीं होता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा, ऐसा नहीं होना चाहिए। नारों से नहीं होता है, उसके प्रति हमें निरंतर परिश्रम और धैर्य से करना चाहिए। हिंदी व्याकरण का प्रमाणीकरण भी किया जाना चाहिए। हिंदी का कहते हैं राष्ट्रभाषा हिंदी का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। यदि हिंदी विरोधी अपने स्वार्थों को और अपनी स्वार्थों का त्याग कर सकें और हिंदी भाषी धैर्य, संतोष और प्रेम से काम लें, तो हिंदी भाषा भारत के लिए एक समस्या न रह जाकर के संपूर्ण जीवन की आदर्श भाषा बन जाएगी। क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता के संबंध में महात्मा गांधी ने कुछ विचार प्रस्तुत किए थे कि जैसे मैं हमेशा से मानता रहा हूँ, लिखा है, मैं हमेशा से मानता रहा हूँ कि हम किसी भी हालत में प्रांतीय भाषाओं को नुकसान पहुँचाना या हम जाना नहीं चाहते। हमारा मतलब तो सिर्फ ये है कि विभिन्न प्रांतों के पारस्परिक संबंध के लिए हम हिंदी भाषा को सीखें और हिंदी भाषा को हम सीखें। ऐसा करने से हिंदी के प्रति हमारा कोई पक्षपात सिद्ध नहीं हो जाता है। हिंदी
हिंदी को हम राष्ट्रभाषा मानते हैं, वह राष्ट्रभाषा होने के लायक भी है। वही भाषा राष्ट्रीय बन सकती है जिसे अधिक संख्या में लोग बोलते हैं और जो सीखने में सुगम होती है। जो मतलब भाषा जो है सरल होती है, उसका भाव समझ में जल्दी आ जाता है और मतलब और सीखने में वो भाषा सुगम होती है, उसी को हम राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो ये जो मैथ हमने बताया था मैथीश्वर गुप्त जी ने, जो इसको आप सबसे स्टार्टिंग में लिख देंगे और फिर उसकी रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा लिखने के बाद में आप पूरा लिखेंगे प्रस्तावना है कि राष्ट्रभाषा से क्या तात्पर्य है, राष्ट्रभाषा के विकास में क्या क्या बाधाएं आई, उनके पक्ष और पक्ष में विचार लिखने है ना, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता चुनेंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये जो राष्ट्रभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा हिंदी का तो राष्ट्रभाषा हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी। तो निबंध हमने आपको पढ़ा दिया है, ये आप इसको बेटा आप अपनी कॉपी के साथ साथ में अपने विचारों के द्वारा आप उसको करें, ठीक है। और आप अपनी कॉपियाँ जो हैं मंडे को आकर के स्कूल में आकर डिपॉजिट करें, ठीक है। मंडे को आकर डिपॉजिट कीजिएगा और एक के बाद ही आपको कॉपी वापस जाए, ठीक है। और वेडनेसडे को आकर के आप वापस स्कूल से ले लीजिएगा, ठीक बेटा। ओके, बाय।